हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 28 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये जीता है झंडू कुमार। ये बिहार के रहने वाले हैं, झंडू कुमार। और इनके द्वारा जो है ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक दोस्तों जीता गया है झंडू कुमार के द्वारा। देखते हैं डिटेल में। ये ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है दोस्तों 2026 में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और झंडू कुमार के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है 190 किलोग्राम भार उठा करके। 190 किलोग्राम भार उठा करके कांस्य पदक अपने नाम किया गया है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शर्मिला धनखड़ ने किस खेल स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पैराशूट पुट यानी जो है गोला फेंक में इनके द्वारा ये जीता गया है दोस्तों गोल्ड पदक, धनखड़ द्वारा, शर्मिला धनखड़। और इनके द्वारा F57 स्पर्धा में 9.8 मीटर ये फेंका गया है, शॉर्ट पुट गोला फेंक। और शर्मिला धनखड़ दोस्तों एक पैरा एथलीट्स खिलाड़ी हैं, भारत की पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं जिनके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स में ये पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। इसके पहले 20 साल पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में रंजीत कुमार जयसीलन के द्वारा पुरुषों के डिस्कस थ्रो में ये पदक जीता गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1930 में हैमिल्टन कनाडा से। कनाडा के हैमिल्टन शहर से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पे इसका किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत की ईशा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत की जो ईशा सिंह हैं उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है ISSF विश्व कप 2026 में। यह 25 मीटर का पिस्टल स्पर्धा था जिसमें उनके द्वारा गोल्ड जीता गया है ईशा सिंह। और इसी गेम्स में दोस्तों जो है कांस्य पदक जीता गया है मनु भाकर के द्वारा। तो ISSF इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये म्यूनिख जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। और जो ये गेम्स हैं ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा इसका 41वां इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये पूरे वर्ष 25 मार्च से 8 दिसंबर तक विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये स्पर्धा जो है वांगझू में हुआ था जिसमें 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण जो ईशा सिंह और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। ईशा सिंह का संबंध दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना से है और मनु भाकर का झज्जर हरियाणा से। इनके द्वारा मनु भाकर द्वारा ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली ये पहली स्वतंत्र भारतीय एथलीट हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष तक हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक हेपेटाइटिस जो है उसको समाप्त करने का गोल रखा गया है। वर्ष 2030 तक इसको समाप्त किया जाए। और किस तरह से देश भर में मुफ्त जांच, फ्री स्क्रीनिंग, समय पर निदान, अर्ली डायग्नोसिस, टीकाकरण, वैक्सीनेशन और उपचार के सुविधाओं का विस्तार करके इसको समाप्त किया जाएगा। हेपेटाइटिस है क्या दोस्तों? यह है लीवर संबंधित एक सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर संबंधित बीमारी है जो मुख्य रूप से वायरल इन्फेक्शन से ये होता है। और इसके 5 प्रकार होते हैं ABCDE। मुख्य रूप से A और E होता है जो दूषित भोजन और पानी के फैलने से होता है। हेपेटाइटिस B, C, D जो है संक्रमित रक्त यानी इन्फेक्टेड जो ब्लड होता है उसके असुरक्षित शारीरिक संबंध या प्रसव के दौरान माँ से बच्चे में फैलता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा 2018 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्थ पोर्टल और मॉडल OSR नियम किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? ये लॉन्च किया गया श्री राजीव रंजन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। इनके द्वारा समर्थ पोर्टल और OSR लॉन्च किया गया है। मुख्य रूप से समर्थ पोर्टल है पंचायतों के क्षमता निर्माण यानी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने, प्रशिक्षण देने, उनके काम काज में ट्रांसपेरेंसी लाने के उद्देश्य से ये पोर्टल की शुरुआत की गई है। और मॉडल जो OSR नियम है इसमें किस तरह से
जो पंचायतों के स्वयं का राजस्व स्रोत हैं, ऑन सोर्स रेवेन्यू, उसको बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों पर स्थानीय स्तर पर जो कर हैं, शुल्क हैं, उन सबको एक ही ढांचा में, एक फ्रेमवर्क के तहत लाया गया है। पंचायती राज का संवैधानिक आधार आपको सबको पता ही होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 और अनुसूची 11 संविधान में जोड़ा गया और अभी वर्तमान में दोस्तों इसमें 29 जो है सब्जेक्ट सूचीबद्ध हैं और अनुच्छेद 243 से 243 तक इसमें पंचायतों के संबंध में संरचना, उसके चुनाव, प्रशिक्षण, चुनाव आरक्षण और शक्तियों से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल DPSP के आर्टिकल 40 में राज्य के नीति तत्व में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया गया है और हमारे यहाँ त्रिस्तरीय ढांचा भी कहीं कहीं 2 स्तरीय भी है। मुख्य रूप से गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारतीय खगोलविदों द्वारा तारा समूह कोलिंडर 261 में निर्माण की प्रक्रिया के दौरान खोजा गया ब्लू स्टेगलर स्टार किस द्विधारी तारा प्रणाली का हिस्सा है? तो दोस्तों ये है TIC 32754648 तो याद नंबर होगा नहीं, TIC। तो दोस्तों ये ब्लू स्टेगलर तारा है, इसको खोजा गया है। ये जो है तारा प्रणाली, द्विधारी तारा प्रणाली TIC का ये हिस्सा है, यही ब्लू स्टेगलर। और मुख्य रूप से ब्लू स्टेगलर स्टार्स होते क्या हैं? तो दोस्तों ये तारों का समूह है जो असामान्य तारे होते हैं, जो अपने समान वायु वाले स्थायी तारों की तुलना में अधिक नीले, अधिक गर्म और चमकीले होते हैं। और इनका निर्माण के 2 तरीके होते हैं। द्रव्यमान का स्थानांतरण, जब एक तारा अपने साथी तारे का जो कंपेनियन स्टार है उससे उसका पदार्थ या द्रव्यमान खींचकर बनता है। दूसरा होता है 2 तारों का आपस में टकराने या विलय होने से ब्लू स्टेगलर स्टार्स का निर्माण होता है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जो है एक राष्ट्रीय स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और टेस जो इस तारे का निर्माण को देखा गया है वो टेस्ट से देखा गया। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ये नासा का एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप है जो बाह्यग्रहों, एक्सोप्लैनेट्स और तारों की चमक का अध्ययन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। प्रकाश वर्ष ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। प्रकाश वर्ष जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यानी खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है जो प्रकाश को एक वर्ष में तय करता है। लगभग 9.46 10⁻12 किलोमीटर ये होता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल ज्ञानेश्वरी यादव के द्वारा जीता गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इनका संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है और भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग 49 kg में कैटेगरी में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, गुजरात में प्रस्तावित कल्पसर परियोजना का मुख्य उद्देश्य खंबात की खाड़ी पर बांध बनाकर भावनगर और किस शहर के बीच की दूरी को कम करना है? तो दोस्तों सूरत में ये कल्पसर परियोजना है, वही चर्चा का विषय रहा था, जिसमें इसमें बांध बनाया जाएगा और सूरत को भावनगर से कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जिससे इसके डिस्टेंस में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की मिष्टी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है के तहत मैंग्रोव बहाली और संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए किस राज्य ने भारतीय राज्यों में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है आंध्र प्रदेश। प्रथम स्थान पे है वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है प्रथम स्थान पे है। और सेकंड स्थान पे मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव रिस्टोरेशन यानी मैंग्रोव जो वन होते हैं उसको रिस्टोर करने के लिए अच्छा इन्होंने काम किया है और इसके लिए इन्हें भारतीय राज्यों में दूसरा सेकंड स्थान हासिल किया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। मिष्टी योजना दोस्तों इस योजना की घोषणा जो है केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो भी हमारे समुद्र तटों के निकट जो नमक दलदली क्षेत्र है वहाँ पर मैंग्रोव इकोसिस्टम को किस तरह से उसका विस्तार किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इन सब के लिए इसके लिए कैंपा फंड के द्वारा इसको फंडिंग किया जाता है। मैंग्रोव वन दोस्तों मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और भारत का सबसे बड़ा जो है सुंदर वन मैंग्रोव फॉरेस्ट है और इसे रामसर स्थल का दर्जा भी प्राप्त हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की थी? तो नंदन नीलकणी मैंने कल डिस्कस किया था।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद जो है प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में परीक्षा सिस्टम में सुधार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो उसका अध्यक्ष है नंदन नीलकेणी, इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इसमें दो जो पूछा जा सकता है दोस्तों, जो अन्य सदस्य हैं एस सोमनाथ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, तपन डेका पूर्व आईपी निदेशक हैं, एम श्रीनिवास पूर्व एम्स के निदेशक हैं, अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव और अमृत लाल मीणा। तो ये 2-3 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूछ सकता है कितने लोगों का टास्क फोर्स, तो इसमें 6 लोग हैं। अगला है हाल ही में आया टाइफून नूल यानी नोल किस देश के दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग को प्रभावित किया है। तो ये टाइफून आया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है चाइना में। तो नूल दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग को सबसे अधिक प्रभावित किया है, चाइना में आया है दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये देखिए ये एरिया है, यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। इसके लिए जो विशेष परिस्थितियाँ हैं दोस्तों, समुद्र में कम से कम समुद्र का लेवल का टेम्परेचर 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए और वायु कर्तन जो है ऊपर स्टेबल होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मुख्य रूप से जो चक्रवात बनते हैं वो समुद्र के जो गुप्त उष्मा होती है वो लेटेंट हीट से एनर्जी प्राप्त करते हैं और जैसे ही ये भूमध्य डिग्री के आसपास चक्रवात जो है लैंड पे फॉल करते हैं तो ये दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास जो है कोलिस फोर्स 0 होता है और चक्रवातों को मूवमेंट करने के लिए दोस्तों कोलिस फोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिएगा नोल। ट्रॉपिकल साइक्लोन दोस्तों अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है। इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है चाइना सी में, हरिकेन कहा जाता है कैरेबियन सी, और विली विलीज नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, टर्नेडो यूएसए में बोला जाता है और जापान में टाइफून बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने फ्रांस के किन ऐतिहासिक स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो डी लैंडिंग बीचेज जो है ये दोस्तों फ्रांस के एक नॉर्मंडी तट पर स्थित 5 ऐतिहासिक समुद्र तट हैं। इसमें यूटा, ओमाहा, गोल्ड, जूनो और स्वार्ड। यहाँ पे 6 जून 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं ने यहाँ पे जर्मनी के कब्जे वाली यूरोप को मुक्त कराने के लिए ऐतिहासिक हमला किया था, जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अभी सारनाथ को दोस्तों भारत में जो यूपी में सारनाथ है वाराणसी के आसपास, तो उसको भी शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल में। 45वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है ये। यही है, देखिए ये बीचेज हैं, यहीं पे मित्र राष्ट्रों के द्वारा एक्शन लिया गया था। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस देश के माउंट ओलंपस को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये तुर्की। माउंट ओलंपस एक पर्वत है और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। माउंट ओलंपस मुख्य रूप से दोस्तों ए मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है, यानी कल्चरल और नेचुरल दोनों उसको पहचान मिली है। और ये उत्तरी ग्रीस में स्थित माउंट ओलंपस ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत है। ग्रीस का सबसे, ये तुर्की नहीं होगा दोस्तों, ग्रीस होगा। ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत है क्योंकि ग्रीस से जो उसके राजा थे ज्यूस, उनके देवता ज्यूस के यहीं पे निवास स्थान था माउंट ओलंपस। बहुत सारी मूवी में इसको दिखाया भी गया है। तो ये प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार जो ओलंपियन देवताओं का घर और ज्यूस का सिंहासन माना जाता था और ये वर्तमान में ये बायोडाइवर्सिटी से रिच भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दक्षिण सूडान के पहले स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो यह है बोमा बाडीगिलो प्रवासी परिदृश्य। ये दक्षिण सूडान में पड़ता है दोस्तों और ये प्रवासी जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनका ये बहुत बड़ा केंद्र रहा है बोमा बाडीगिलो प्रवासी। तो ये इसको जो है शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में। दोस्तों आज के कंटेंट में इतना ही था। थैंक यू।